हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। लेक्चर नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम C2 साइकिल से रिलेटेड बातें कर चुके हैं कि कैसे ग्लाइकोलेट का मेटाबॉलिज्म होगा, क्यों हम उसको कार्बन क्या बोल रहे थे, पीसीओ बोला था हमने, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, क्यों ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म को फोटो रेस्पिरेशन बोला था, ये सारी चीजें। फिर मैंने लास्ट में उसमें ब्लैकमैन का लॉ बताया था जो लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में बता रहा था। और आज हम जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, आई मीन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या करने वाले, अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि ऑल द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी में ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दिए हुए हैं। इंटरनल फैक्टर्स में बहुत लिमिट में बातें दी हुई है, लेकिन समझना जरूरी कि क्या रियली में बाहर के अलावा, आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अलावा भी कुछ चीजें अफेक्ट करती है प्लांट को? डेफिनेटली करती है। प्लांट के पास में खुद के भी इतने सारे क्या बोलते हैं हम उसको, फैक्टर्स होते हैं इंटरनल, जो उनकी प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उसको अफेक्ट करती है। और इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में। लास्ट के 2 पेजेस अब आप निकालेंगे, न्यू बुक हो या पुरानी एनसीईआरटी हो, लास्ट के 2 पेजेस से स्टार्ट कर दो, वहां पर फैक्टर्स बताए हुए हैं। एनसीईआरटी में ब्लैकमैन का लॉ बताया हुआ है, तो एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठना है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें आएंगी जो समझ में नहीं आएंगी। एनसीईआरटी ने कम दी हुई है, कभी मिक्स करके दी हुई है, नहीं समझ में आएंगे। हम नोट्स के थ्रू और एक्सप्लेनेशन के थ्रू डिटेल में समझेंगे उसको। दूसरी चीज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इजी चैप्टर लगता है जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, सारी चीजें होती हैं। कभी कभी साइकिल्स आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, दिमाग को घुमाने वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है कि एनटीए खुद चाहता है पढ़े लिखे लोग डॉक्टर बने, ऐसा तुक्के मारने वाले लोग डॉक्टर ना बने। इसलिए आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मेहनत करने की नीड है। तो फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और आपको एनसीईआरटी का बुक ओपन करके रखना है। अगर पुराना एनसीईआरटी है तो 333 पेज नंबर होगा, और नए वाले में लास्ट के 2 पेज जो है इस चैप्टर के, उसको स्टार्ट कर लो, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। दो तरह के फैक्टर होते हैं, अभी बताया मैंने, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो नंबर 1 है आपका इंटरनल फैक्टर। अब इस इंटरनल फैक्टर में काफी सारे फैक्टर आते हैं जो कि कहां पे प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर जो प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे इंटरनल फैक्टर, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं इंटरनल फैक्टर? होते हैं जैसे कि नंबर ऑफ लीफ, कि लीफ का नंबर कितना है, लीफ का नंबर जितना ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस का रेट उतना ही ज्यादा होगा। साइज ऑफ लीफ, अगर लीफ का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ, एज ऑफ लीफ। ये एज ऑफ लीफ जो है इसको अभी के लिए हम स्किप करते हैं, क्योंकि इसको मैं रिलेटेड करके बताऊंगी आपको क्लोरोफिल से, तो वहां पे मैं इसको समझाऊंगी, ठीक है। तो एज ऑफ लीफ एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ का मतलब है कि लीफ किस सिचुएशन में प्रेजेंट है। वो जो फोटोसिंथेसिस की लाइट आ रही है, लाइट इंटेंसिटी जो है उसके परपेंडिकुलर में अरेंज है या फिर उसके पैरेलल अरेंज है। यानी कि इस तरह से सनलाइट आपकी गिर रही है, लाइट इंटेंसिटी आ रही है, और आपकी लीफ किस तरह से परपेंडिकुलर उसके अरेंज है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर लाइट क्या होगी, ज्यादा गिरेगी, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो रेट बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस का। और अगर लीफ जो है ग्रास की तरह से पैरेलल उसके अरेंज है तो क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी जब आएगी तो उसके ऊपर लाइट कम गिर रही है, इस वजह से फोटोसिंथेसिस भी कम हो रहा है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो रहा है, वहां पर कम होगा। तो लीफ का नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ से क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। ये ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा, कम होगा, इनका नंबर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होगा। ये जो एज वाला फैक्टर है उसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं, करंटली मैंने उसको स्किप किया है। दूसरा है इंटरनल फैक्टर आपका मेसोफिल सेल्स।
क्या मेसोफिल सेल्स भी फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करती है? डेफिनेटली करती है। मेसोफिल सेल्स का नंबर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके अलावा इंटरनल फैक्टर में आते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। भाई बिना क्लोरोप्लास्ट के क्या तुम फोटोसिंथेसिस करवा सकते हो? क्या नहीं करवा सकते हो ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। उसके बाद में है आपका इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब आप सोच रहे हैं कि अंदर की तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उससे कैसे प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो अफेक्ट हो सकता है? डेफिनेटली अफेक्ट हो सकता है। क्यों अफेक्ट नहीं हो सकता? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो अंदर वाली होती है वो क्या करती है? इंटरनल फैक्टर का काम करती है। जो बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरह काम करती है। तो इंटरनल वाले में मैं बोल रही हूँ कि इंटरनल जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो भी क्या करती है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। अब देखो अगर अंदर की तरफ क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि आपका ग्लूकोज जो है उसी का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ग्लूकोज आपका टूट रहा है तो क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। अंदर की तरफ ही होगा मेटाबॉलिज्म से, भाई प्लांट की सेल के अंदर होगा ना, बाहर तो मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रिलीज हो रही। तो जितना ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन का नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर की तरफ रिलीज हो रही है उसका नंबर भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और जब अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर बढ़ रहा है तो वो भी क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस में काम करेगी। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है ना भाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसको? प्लांट को इंटरनल फैक्टर में ज्यादा मिलेगी। तो जब फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा होगा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो रहा होगा? उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा काम आ रहा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा होगा। लेकिन मान लो कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज हो रही है अंदर की तरफ, अंदर की सेल्स के अंदर, क्योंकि रेस्पिरेशन करके जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर ही सेल में रिलीज होगी ना, बाहर एनवायरनमेंट में थोड़ी ना आ जाएगी हैंड टू हैंड। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर बढ़ रहा है अंदर की तरफ तो वो कहां पे यूज हो रही है? फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है किस तरह से इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी क्या कर रही है? आपके फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर रही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का अमाउंट कितना है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करता है? डिसाइड करता है। और मैं इजीली बोल सकती हूं कि अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि ये क्या करता है? अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करता है? बढ़ाता है या फिर घटाता है? फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा यानी कि क्लोरोफिल का नंबर ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो रहा है यानी कि क्लोरोफिल का नंबर कम है। जितना बड़ा नंबर होगा क्लोरोफिल का उतनी ही क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकती हूँ दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल के होती है। और ये जो अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल है, मैंने यहाँ पर ये एज वाला फैक्टर बोला था कि रुक जाओ थम जाओ, अभी बता रही हूं मैं तुम्हें। यानी कि अगर आपकी सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होगा? मैच्योर लीफ में। किसके अंदर प्रेजेंट होगा ज्यादातर? क्लोरोफिल, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल का नंबर किसके अंदर ज्यादा होगा? मैच्योर लीफ में, मैच्योर लीफ में। ठीक है। फिर उसके बाद में किसके अंदर ज्यादा होगा? मैच्योर लीफ के बाद में जो यंग लीफ होती है उसके अंदर, और फिर उसके बाद में जो ओल्ड लीफ होती है उसके अंदर क्लोरोफिल का अमाउंट होगा। यानी कि देखा जाए तो मैच्योर लीफ में सबसे ज्यादा अमाउंट है किसका? क्लोरोफिल का। उसके बाद में यंग लीफ के अंदर और सबसे लास्ट में जो है वो ओल्ड लीफ के अंदर है। तो इस तरह से जो पत्तियों की एज होती है कि वो नई है, पुरानी है, जवान है, ये भी डिपेंड करती है, उनकी एज डिपेंड करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो समझ में आ गया कि इस तरह से पत्तियों में, मैच्योर लीफ में क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा है, इस वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी वहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में किसके अंदर बच्चा? एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर नंबर दूसरा है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में 4 एक्सटर्नल फैक्टर आपके एनसीईआरटी की बुक ने बताए हैं। नंबर 1 पर है लाइट,
सेकंड पर कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड पर टेम्परेचर एंड फोर्थ पर वाटर। हम सबके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम अपने अकॉर्डिंग कोई कंक्लूजन नहीं देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि एनसीईआरटी में अगर कोई चीज गलत भी दी हुई है तब भी आपको उसको क्या मानना है, सही मानना है, क्योंकि एनटीए जो पेपर बनाने वाला है वो आपकी एनसीईआरटी से ही बनाने वाला है, कहीं और से तुम्हारा पेपर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब इंटरनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग लास्ट एक लाइन बताऊंगी मैं किसके बारे में, इंटरनल फैक्टर के बारे में, वो आपको ध्यान से रखनी है कि ये इंटरनल फैक्टर जो होते हैं ये आते कहाँ से हैं, क्यों अफेक्ट कर पाते हैं। तो इंटरनल फैक्टर, इंटरनल प्लांट फैक्टर आर डिपेंडेंट on genetic predisposition. Genetic predisposition and growth of the plant. समझ में आई ये लाइन कि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन। प्रीडिपोजिशन का मतलब है प्री डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है कि कौन से प्लांट में कौन से कैरेक्टर आएंगे, प्री डिसाइडेड है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है। यानी कि इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडिपोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, की प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स, जो कि पहले से क्या है, जेनेटिकली प्रीडिपोजिशन है, पहले से डिसाइडेड है। यानी कि पहले से किसी भी इंसान का कि लाइफ कैसी होगी, वो काला होगा, गोरा होगा, वो इंटेलिजेंट होगा, नहीं होगा, ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसके अंदर जो प्रेजेंट जीन है वो कैसे जीन्स है, क्या है, मतलब एक बायो मैपिंग होती है जीन्स की, एक बायो जीन मैपिंग होती है जिसमें पहले ही डिसाइड हो जाता है कि होने वाला जो बेबी होगा वो कितना इंटेलिजेंट होगा, किस कलर का होगा, उसके फेस के एक्सप्रेशन इज दैट मीन उसका नैन नक्श कैसा होगा। ये कैसे पता चलता है, आपने देखा होगा कि जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं उनके बच्चे भी जनरली स्मार्ट होते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि उनकी सेकंड थर्ड पीढ़ी में कहीं पे कुछ हो कि हाँ कोई नाना को चला गया, कोई दादा को चला गया, तब जाके हमें देखने को मिलता है कि हाँ कुछ कैरेक्टर्स अलग होते हैं, अदरवाइज 99% फिक्स होता है कि ये कैसा बनेगा बच्चा। यानी कि बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो ये बिहेवियर के बारे में बोला जाता है। लेकिन अगर हम फेस की हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए या माइंड के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स अगर इंटेलिजेंट होंगे, कोई भी जीन जो हमारे पेरेंट्स के अंदर डोमिनेटिंग होगा और वो जीन हमारे अंदर भी आता है डोमिनेटिंग जीन, तो डेफिनेटली उसका फर्क क्या पड़ेगा उस प्लांट की, या फिर मैं बात करूं एनिमल की, उसकी ग्रोथ पर, उसकी शक्ल पर, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस पर, उसके माइंड पर, सब पर पड़ता है वो चीज, ठीक है। यानी कि अगर डोमिनेटिंग जीन है किसी में तो क्या होगा, नंबर ऑफ लीफ ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ लीफ ज्यादा होंगी, ब्रांचेस ज्यादा होंगी, जो प्लांट है उसकी हाइट ज्यादा होगी, वो टॉल होगा। लेकिन डोमिनेंट जीन के अलावा वहां पे रिसेसिव जीन है तो क्या होगा, प्लांट छोटा होगा, नंबर ऑफ लीफ का नंबर जो है वो कम होगा, ब्रांचेस जो है वो कम होंगी। यानी कि जितने भी इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को, वो डिपेंड करता है कि उनका जेनेटिक प्रीडिपोजिशन कैसा है, जो पहले से जीन डिसाइड हुए हैं उस प्लांट के लिए वो जीन्स कैसे हैं। यहाँ पर ये इंटरनल फैक्टर्स वाली बात हम खत्म करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, और एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, लाइट के बारे में। किसके बारे में, लाइट के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब ये जो लाइट है, आपकी एनसीईआरटी ने इस लाइट के बारे में 3 चीजें बताई हैं। कहां पर डिवाइड किया है, लाइट की क्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस का रेट। वो बोल रहा है कि पढ़ने वाली लाइट कितने घंटे पड़ रही है, लाइट का जो एक्सपोजर है वो उसका ड्यूरेशन क्या है। उसके अलावा क्या बोलते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी जो है, किस इंटेंसिटी से लाइट, हाई इंटेंसिटी वाली लाइट है, लो इंटेंसिटी वाली लाइट है, उस पर भी डिपेंड करता है क्या कि फोटोसिंथेसिस का रेट कैसा होगा। तो 1 बाय 1 जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ग्राफ भी बनाया हुआ है, डेफिनेटली मैं सारी चीजें बनवाऊंगी, पूरा डायग्राम बना के दूंगी, समझा के दूंगी। तो 1 बाय 1 हम सारे फैक्टर्स को क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, लाइट का क्वालिटी कैसा है। लाइट क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं।
तो अब ये जो लाइट क्वालिटी है, तो लाइट की क्वालिटी कैसी है, तो सबसे ज्यादा किस क्वालिटी की लाइट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो व्हाइट लाइट होती है जिसे हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा विबग्योर आ गया, यानी कि वायलेट, इंडिगो ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सारे के सारे वहां पर कलर आ चुके हैं। तो जब सारी की सारी लाइट्स वहां पर अवेलेबल हैं, डेफिनेटली विबग्योर अवेलेबल है व्हाइट लाइट के अंदर, या फिर पॉलीक्रोमेटिक लाइट इसी का नाम है, तो उसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा। उसके बाद में ब्लू और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट होगा, और सबसे कम, सबसे मिनिमम फोटोसिंथेसिस का रेट कहां पर होगा, ग्रीन लाइट के अंदर। यानी कि लाइट की क्वालिटी में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा है, उसके बाद में ब्लू एंड रेड लाइट में है, देन आपकी ग्रीन लाइट में सबसे मिनिमल फोटोसिंथेसिस का रेट है। ठीक है, तो लाइट की क्वालिटी, कि किस क्वालिटी की लाइट गिराई जा रही है या किस क्वालिटी की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, उस पर डिपेंड करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर लिख सकते हैं हम कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो किस में ज्यादा होगा, किस क्वालिटी की लाइट में ज्यादा होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे पहले होगा किसके अंदर, व्हाइट लाइट। एक सेकेंड, सबसे ज्यादा किसके पास में होगा, व्हाइट लाइट में। और इस व्हाइट लाइट को ही मैं क्या बोल रही हूं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। उसके बाद में किसके अंदर होगा, उसके बाद में होगा आपका ब्लू एंड रेड लाइट में, और फिर मिनिमम किसके अंदर होगा, मिनिमम होगा ग्रीन लाइट में। तो इस तरह से लाइट क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर रही है। यानी कि व्हाइट लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, व्हाइट लाइट नहीं है, कौन सी लाइट है, अगर आपकी ब्लू एंड रेड लाइट है तो फोटोसिंथेसिस उसके कंपेयर में थोड़ा कम हो रहा है, और सबसे कम कहां पर हो रहा है, ग्रीन लाइट में। दूसरा जो पॉइंट आपकी एनसीईआरटी बता रही है वो बता रही है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। अब देखिए कि कितने घंटे लाइट गिर रही है किसी प्लांट के ऊपर, उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट होगा या नहीं होगा। देखिए सनलाइट जो है 7 घंटे मिले या 8 घंटे मिले, फोटोसिंथेसिस का रेट तो वही होगा जो होना चाहिए था। तुम 10 घंटे दो सनलाइट या फिर 5 घंटे दो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने ज्यादा घंटे किसी प्लांट को लाइट मिल रही है, यानी कि उतना ज्यादा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उतने ज्यादा टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और अगर कम टाइम के लिए फोटोसिंथेसिस मिल रही है तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं है कि कितने घंटे लाइट मिली, कम मिली, कम टाइम के लिए मिली या ज्यादा टाइम के लिए मिली, उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो टोटल फोटोसिंथेसिस है, अमाउंट ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस कितना हुआ, वो अफेक्ट जरूर होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसी भी लाइट के एक्सपोजर से अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो टोटल फोटोसिंथेसिस है उसको अफेक्ट किया जाता है कि कितने घंटे लाइट मिली। किसी प्लांट को ज्यादा मिल रही है तो वहां पर क्या हो रहा है कि भैया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चेंज नहीं होगा, लेकिन कंपेयर टू 8 घंटे वाले प्लांट के कंपेयर में, कि किसी प्लांट को 8 घंटे मिल रही, किसी प्लांट को 10 घंटे लाइट मिल रही, तो 10 घंटे वाला क्या करेगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए, डज नॉट अफेक्ट does not affect the rate of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, बट लेकिन क्या अफेक्ट करता है ये, बट अफेक्ट द टोटल फोटोसिंथेसिस, टोटल फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट नहीं करता कि कितने घंटे लाइट मिली, एक्सपोजर ऑफ लाइट जो था वो उसका ड्यूरेशन क्या था। लास्ट जो है आपकी एनसीईआरटी बता रही है लाइट इंटेंसिटी,
अब लाइट इंटेंसिटी वाला जो पॉइंट है उसको मैं बताऊंगी आपको लाइट सैचुरेशन पॉइंट से, यानी कि हाई लाइट है या लो लाइट है उस पर डिपेंड करता है लाइट इंटेंसिटी। अब मान लो लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, एक वो पॉइंट यानी कि अमाउंट ऑफ लाइट, या फिर एक वो पॉइंट जब लाइट प्लांट को इतनी मिल रही है कि उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का रेट जिस लाइट इंटेंसिटी में हाईएस्ट होता है उसको हम बोलते हैं लाइट सैचुरेशन पॉइंट। जब तक वो मिल रहा होता है लाइट सैचुरेशन पॉइंट तक, तब तक क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा होता है, पहली बात। उससे ज्यादा अगर दिया जाता है, बहुत ज्यादा दिया जाता है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट से थोड़ा भी ज्यादा दोगे तब भी क्या होगा कि सैचुरेशन पॉइंट एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, ना तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा ना ही कम होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का रेट था वहां तक प्लांट आपका पहुंच चुका है। अब आप कितनी ही हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक पॉइंट वो आएगा जब जरूरत से ज्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट आपको प्लांट को दोगे तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेजेंट जो क्लोरोफिल ए था, क्या था, प्लांट के अंदर प्रेजेंट जो क्लोरोफिल ए था उसका क्या हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा। मैंने क्या बताया कि लाइट इंटेंसिटी से कैसे फर्क पड़ता है कि किस लेवल की, किस इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। लो लाइट इंटेंसिटी है तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम रहेगा, हाई लाइट इंटेंसिटी है यानी कि लाइट सैचुरेशन पॉइंट तक, उस लेवल तक की लाइट दी जा रही है तो प्लांट क्या करेगा, उसका फोटोसिंथेसिस का रेट हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन उसके आगे भी आप हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट ना बढ़ेगा ना कम होगा, एक कांस्टेंट लेवल पे पहुंच जाएगा। कांस्टेंट पे जाने के बाद में भी तुम लोग नहीं रुक रहे हो, फिर भी और बड़ा बड़ा के हाई लाइट इंटेंसिटी दिए जा रहे हो, तो क्या होगा, जो क्लोरोफिल ए है जो ऑल ओवर फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, भाई क्लोरोफिल ए के बिना होएगा ही नहीं फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो करवा रहा है क्लोरोफिल ए, उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो मर जाएगा। और जब क्लोरोफिल ए ही खत्म हो जाएगा यानी कि फोटोसिंथेसिस चल ही नहीं पाएगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फिर कम होगा। तो लाइट सैचुरेशन पॉइंट एक अलग चीज है और फोटो ऑक्सीडेशन पॉइंट अलग चीज है, दोनों को मैं यहां पर समझा रही हूं। तो लाइट इंटेंसिटी क्या है, लाइट इंटेंसिटी में आप समझेंगे सबसे पहले लाइट सैचुरेशन पॉइंट। लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, लाइट सैचुरेशन पॉइंट देखिए, वैल्यू ऑफ लाइट इंटेंसिटी at which rate of photosynthesis is maximum, ऐसी वैल्यू लाइट इंटेंसिटी की जिसपे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट सैचुरेशन पॉइंट। अब ये कितना होता है लाइट सैचुरेशन पॉइंट, कि टोटल जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है यानी कि टोटल जो सनलाइट है उसका सिर्फ 10%, किसका, टोटल सनलाइट का सिर्फ 10% पर ही लाइट सैचुरेशन पॉइंट मिल जाता है प्लांट्स को, यानी कि वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के रेट पर पहुंच जाते हैं। तो फिर क्या होगा, आपको पता है कि जब क्लियर स्काई होता है तब प्रॉपर जो 10% अमाउंट चाहिए लाइट का प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो मिल रहा होता है। कब नहीं मिलता है, पहले भी बताया हुआ है, जब क्लाउडी डेज होंगे या फिर डेंस फॉरेस्ट में जो लोअर प्लांट्स होंगे या डीप ओशियन में प्रेजेंट प्लांट होंगे उनको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, यानी कि सिर्फ क्लियर स्काई में लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब कब लाइट इफेक्ट करेगी, जब क्लाउडी डेज है, प्रॉपर सनलाइट नहीं निकल रही है, धुंधला धुंधला एनवायरनमेंट है, तब क्या कर रही है, लाइट आपके फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर रही है। तो जब लाइट फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि जब लाइट सैचुरेशन पॉइंट पर है तो फोटोसिंथेसिस का रेट तो मैक्सिमम है, क्योंकि 10% लाइट चाहिए इसको सनलाइट का टोटल अमाउंट का। तो फिर उस टाइम पे क्या लिमिटिंग है, तब कुछ और लिमिटिंग है। तब क्या लिमिटिंग होगा, आपका एनसीईआरटी बोलता है कि जब लाइट लिमिटिंग नहीं होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग होगा।
और एक लेवल ऐसा भी आएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड भी लिमिटिंग नहीं रहेगा, वहां पर कुछ और लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ही हम इसी में लाइट वाले में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या है कि वैल्यू ऑफ लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो इसको हम लाइट सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या होता है लाइट सैचुरेशन पॉइंट, कब पौधों को लाइट सैचुरेशन पॉइंट फील हो जाता है या मिल जाता है, तो ये होता है इट अकर एट 10% of full sunlight. So light is rarely limiting factor for plants. और and in cloudy days. क्या बोला है मैंने, ये बोला है मैंने कि जो लाइट सैचुरेशन पॉइंट है वो क्या होता है, ये होता है कि किस वैल्यू की लाइट इंटेंसिटी जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, कि इतनी वैल्यू की लाइट इंटेंसिटी हो जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, तो इसको हम बोलते हैं लाइट सैचुरेशन पॉइंट। और ये कब मिल जाता है, ये पौधों को मिल जाता है टोटल सनलाइट जो होती है उसका 10% भी अगर प्लांट को मिल जाए तो प्लांट जो है लाइट सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि लाइट कभी भी, लाइट बहुत रेयरली क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है, किसके लिए, प्लांट के लिए, जब तक कि नेचर में क्या हो, या तो प्लांट जो है वो शेड में ग्रो कर रहा हो, यानी कि छाया में जो ग्रो कर रहे होंगे उनको तो मिल ही नहीं पा रहा होगा 10% सनलाइट, ठीक है, या फिर डेंस फॉरेस्ट हो, या फिर क्या हो आपके क्लाउडी डेज हो, तब जाके लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। अदरवाइज लाइट जो है लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। 10% ऑफ टोटल सनलाइट प्लांट्स को इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए लाइट जो है वो रेयरली लिमिटिंग फैक्टर है, ऑलवेज लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। अब ये चीजें जो है इसको हमने किस में डिस्कस किया, 3 पार्ट्स में डिस्कस किया। लाइट को हमने सबसे पहले लाइट क्वालिटी के बारे में बताया, फिर हमने लाइट का ड्यूरेशन बताया, एक्सपोजर ऑफ लाइट ड्यूरेशन, एंड लास्ट में हम लाइट इंटेंसिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। चलिए भाई, अब आपके एनसीईआरटी ने जो क्या कर रखा है, ग्राफ बना रखा है, उस ग्राफ के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ के बारे में कैसा ग्राफ बता रखा है एनसीईआरटी ने, इधर देखो, ये ग्राफ बना रखा है आपकी एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी का ग्राफ मैं बता रही हूं, उससे पहले मैं अपना वाला ग्राफ बता रही हूं, ठीक है। ये देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है इस पॉइंट पर, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। ये क्या बता रहा है, इधर वाला बता रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो इस पॉइंट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, लाइट सैचुरेशन पॉइंट है, जिसमें प्लांट को टोटल सनलाइट का 10% मिल रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, लाइट सैचुरेशन पॉइंट अवेलेबल है, इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, लाइट सैचुरेशन पॉइंट है। उसके बाद में आप देखिए, अगर
क्या होगा, इससे कम लाइट दी जाएगी। लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या है कि टोटल 10% चाहिए सनलाइट का हमें। अब 10% भी टोटल सनलाइट नहीं मिल रही हो, वो कब नहीं मिलेगी, जब क्लाउडी डेज होंगे, या फिर आपका प्लांट किसी शेड में ग्रो कर रहा होगा, या फिर हो सकता है कि डेंस फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उसके नीचे नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनकी बात की जा रही है डेंस फॉरेस्ट के अंदर, तो उनको क्या मिल रही है, 10% ऑफ टोटल सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो वो लाइट सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से उनका फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो हाईएस्ट नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम होगा। तो लाइट सैचुरेशन पॉइंट से कम क्या मिलेगा, अगर सनलाइट मिल रहा है, 10% ऑफ सनलाइट नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, ये देखो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया, हुआ फोटोसिंथेसिस का रेट कम। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और मान लो हल्का सा धूप निकली तो आप देख सकते हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि ऐसा फैक्टर जिसकी जितनी क्वांटिटी की नीड है, अगर उससे कम क्वांटिटी क्या हो रही है, मिल रही है, तो उस लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, ओवरऑल की जो रेट ऑफ प्रोसेस को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। उसके कम होने से रेट ऑफ प्रोसेस कम हो जाए, उस फैक्टर के बढ़ने से रेट ऑफ प्रोसेस बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अगर टोटल सनलाइट का 10% नहीं मिलता है प्लांट को, अब वो कोई भी रीजन हो सकता है, क्लाउडी डेज की वजह से कि मौसम जो है वो खराब हो रहा है, बारिश हो रही है, प्रॉपर सनलाइट नहीं निकल रही है, डेंस फॉरेस्ट की बात हो रही है, या फिर हम बात कर रहे हैं कि छाया में जो पौधे उग रहे हैं उनके बारे में, ये वाली बात की है। लेकिन मैंने बोला है कि जब लाइट सैचुरेशन पॉइंट पर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है तो उसके बाद में भी आप हाई इंटेंसिटी की लाइट दोगे तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ देर के लिए क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन आप रेगुलर हाई लाइट इंटेंसिटी देते जा रहे हो तो आपके एनसीईआरटी में गिरता हुआ ग्राफ नहीं बताया गया है, उसका मानना है कि गिरता हुआ ग्राफ जो है हमें दिखाना नहीं, गिरी हुई चीज नहीं दिखानी। लेकिन एक कांस्टेंट जब लाइट सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है किसी भी प्लांट का, फोटोसिंथेसिस का रेट करने के लिए हाईएस्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस की रेट, और 10% ऑफ सनलाइट मिल रहा है, लाइट सैचुरेशन पॉइंट हमें मिल चुका है, उसके बाद भी हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट दे रहे हो, तो क्या होगा, एक पॉइंट पर आपका फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट देते जा रहे हो तो क्या होगा, अब क्लोरोफिल ए जो है उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आपका क्लोरोफिल ए डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है। तो अब क्या होगा, अब जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली क्या होगा, कम होगा। देखो एनसीईआरटी में गिरता हुआ ग्राफ नहीं दिखाया गया, वहां पे स्टेबल कांस्टेंट वाली जगह से ग्राफ को खत्म कर दिया गया। ये मैं बता रही हूँ अपनी तरफ से, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं है जो गिरेगा नहीं। अगर आप जरूरत से ज्यादा देते जाओगे तो एक कांस्टेंट टर्म के बाद में वो चीज क्या होगी, कुछ ना कुछ डैमेज होगा, खत्म होगा, तो वो ग्राफ क्या होगा, फिर नीचे आएगा। तो ये हो गया लाइट सैचुरेशन पॉइंट वाली बात, हमने ये दी है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, लाइट को एक्सपोजर दिए जा रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पर, दैट इट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट आप दे रहे हो, उस पर क्या होगा, इट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, उस पर क्या होगा, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा वो कम होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, उसका रीजन है डिक्रीज ड्यू टू सोलराइजेशन, और इसी सोलराइजेशन को दूसरा टर्म है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। सोलराइजेशन या फिर फोटो ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कि भाई तुम सैचुरेशन पॉइंट तक दे रहे हो, फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम है, लेकिन उससे ऊपर हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट दोगे, इट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां पर सोलराइजेशन या फिर फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सोलराइजेशन या फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब है क्लोरोफिल ए ही खत्म हो जाएगा, और जब क्लोरोफिल ए ही नहीं बचेगा तो तुम किससे फोटोसिंथेसिस करवाओगे। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी वाला ग्राफ देखिए, एनसीईआरटी ऐसे बना रही है ग्राफ को। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है सैचुरेशन पॉइंट। क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है।
देखो भाई, ये एनसीईआरटी वाला ग्राफ है आपका। इसमें क्या है देखिए, इधर भी वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो ये एक डी पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डी पॉइंट क्या है कि भाई देख लो, इस रेट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, हाईएस्ट हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो ये क्या हुआ आपका, लाइट सैचुरेशन पॉइंट हुआ। क्या हुआ, लाइट सैचुरेशन पॉइंट हुआ। डी पॉइंट जो है लाइट सैचुरेशन पॉइंट है। डी पॉइंट लाइट सैचुरेशन पॉइंट है, तो यहां पर दिया हुआ है ई पॉइंट। ये ई क्या है, यहां पर क्या हो रहा है कि मैक्सिमम क्या है आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बता रहा है आपका ई पॉइंट। मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब हुआ, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट सैचुरेशन पॉइंट पर जो क्या है, डी है, ठीक है। अब देखो, इससे ज्यादा हाईलाइट इंटेंसिटी की लाइट आप जब दे रहे हो, इससे ज्यादा हाईलाइट इंटेंसिटी की जब आप लाइट दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये देखो, एक तो ये यहां से यहां तक आप देख सकते हो कि चीज बढ़ रही है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकता है। यहां पर देखिए, और फिर अब देखो, एक टाइम आया जब क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया आपका सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि जो लाइट सैचुरेशन पॉइंट था जिस पर हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट मिल रही थी लाइट सैचुरेशन पॉइंट पर, तो वो उसकी वजह से क्या हो रहा था, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा था, यानी कि हमें हाईएस्ट रेट मिल गया फोटोसिंथेसिस का। अब इस लाइट सैचुरेशन पॉइंट से कम लाइट दी जाए, मान लो आपके जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें दिया हुआ है इस तरह से कि जो ए है, ये ए क्या है, ए को बताओ, ये ए है यहाँ पर, ठीक है। ए क्या है, ए में आप देख सकते हो कि लाइट सैचुरेशन पॉइंट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है, लेकिन इससे कम, डी से इधर की तरफ आ रहे हो, यानी कि आपका जो लाइट सैचुरेशन पॉइंट था उससे क्या मिल रहा है, कम मिल पा रहा है हमें फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट कम मिल रही है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो गया, कम हो गया। तो देख लो, ए पॉइंट पर फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो रहा है। बी पॉइंट पर क्या हो रहा है कि आप बढ़ाते जा रहे हो, अब सैचुरेशन पॉइंट तक क्या मिल रही है, चीजें मिल रही है प्लांट को, तो क्या हो रहा है, वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जा रहा है, और सैचुरेशन पॉइंट पर आके एक कांस्टेंट टर्म हो गई, रुक गया फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि आप सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या हो गया, यहाँ पर ये जो सी पॉइंट है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जब लाइट जो है, लाइट क्या है, लिमिटिंग नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट पर जब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिमिटिंग होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग होगा, ठीक है। तब जब कार्बन डाइऑक्साइड भी लिमिटिंग नहीं है, मान लो कि एक टाइम ये भी आएगा कि लाइट सैचुरेशन पॉइंट मिल गया, लाइट लिमिटिंग नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड अब लिमिटिंग है, लेकिन अब आप जरूरत से ज्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट देते जा रहे हो, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी लिमिटिंग नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि अब होगा सोलराइजेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, किसका, क्लोरोफिल ए का। तो अब कौन लिमिटिंग है, क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए की वजह से क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से आपको फैक्टर समझने। तो वन बाय वन देखिए, यहाँ पर ए क्या है, एक ए पॉइंट पर क्या है, लाइट लिमिटिंग है, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट से कम लाइट मिल रही है, हमें 10% नहीं मिल रहा है टोटल सनलाइट का, तो यहां पर ए पॉइंट पर जो है वो लाइट इज लिमिटिंग। लेकिन बी पॉइंट पर क्या मिल रहा है हमें, बी पॉइंट पर जो है फैक्टर अदर देन लाइट, लाइक CO2 इज लिमिटिंग। आपको लग रहा होगा कि ये CO2 ही क्यों बोला, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बोल रही है बेटा, क्या बोल रही है, एनसीईआरटी बोल रही है कि जब लाइट लिमिटिंग नहीं होगा तो क्या लिमिटिंग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका लिमिटिंग होगा। और सी पॉइंट पर देखो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या होगा कि आप हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट दे रहे हो, तो इनिशियली जो होगा, इनिशियली CO2 इज लिमिटिंग, CO2 क्या होगी, लिमिटिंग होगी पहले तो, लेकिन जरूरत से ज्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट देने की वजह से फोटो ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या होगा उसकी वजह से, एंड लेटर ऑन क्लोरोफिल ए बिकम लिमिटिंग, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वो टूट जाएगा, मर जाएगा, उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से नीचे की तरफ आने लग जाएगा, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, खत्म हो जाएगा।
समझ में आ रहे हो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था किसके बारे में, पूरा का पूरा लाइट के बारे में। अभी थोड़ा सा लाइट के बारे में और बताती हूँ मैं कि क्या ऐसा पॉइंट भी आएगा जिसपे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसके इक्वल हो जाएगा। डेफिनेटली होगा, कभी ना कभी तो होगा। ऐसा थोड़ी प्लांट में कब होता है फोटोसिंथेसिस, भाई दिन के टाइम पे होता है। रात में क्या लाइट मिल रही है क्या उन्हें, नहीं ना, तब तो वो ढंग से रेस्पिरेशन ही करेंगे क्या, वो सांस नहीं लेंगे, अपने बाकी के फंक्शन नहीं करेंगे क्या। और मॉर्निंग टाइम पे क्या, जो आपका दिन का सनलाइट होता है वैसा ही सनलाइट सुबह से लेकर शाम तक होता है, नहीं होता है। सुबह के टाइम पे कम सनलाइट मिल रहा होता है, शाम के टाइम पर एक टाइम ऐसा आता है जब सनलाइट जो है वो क्या हो रहा होता है, वो भी कम होता है। दिन के टाइम पे सनलाइट ज्यादा मिलता है, हाई लाइट इंटेंसिटी मिल रही होती है, ठीक है ना। 10% ऑफ सनलाइट तो किसी भी टाइम पे मिल जाता है वैसे ऑलमोस्ट प्लांट को। तो अब ये देखिए आगे मैं बताती हूँ आपको कि 8 मिड डे दिन के टाइम, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और अगर मैं रेट ऑफ किसको, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को देखो और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को देखो तो उसमें क्या रेशियो है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत फर्क होता है दिन के टाइम पे, क्योंकि दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस जो है उसका रेट बहुत हाई होता है कंपेयर टू रेस्पिरेशन। इतना हाई होता है कि ये 10:1 होती है, यानी कि 10 गुना जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तब जाके 1 गुना रेस्पिरेशन हो रहा होता है। और कभी कभी क्या होता है एंड में अप टू, और कभी कभी तो ये जो रेशियो है ये पहुंच जाता है 20:1 पर, यानी कि 20 बार फोटोसिंथेसिस हो चुका होगा तब जाके क्या होगा, आपका 1 बार रेस्पिरेशन जितना रेट दिखाई देगा आपको। ये होती है लेकिन बात किसके टाइम पर, दिन के टाइम पे। लेकिन किसके टाइम पे, मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे। बट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो P = R होता है, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्या कि या तो P = R होता है या फिर P/R = कितना होता है, 1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सुबह के टाइम पर जो धूप होती है और शाम के टाइम पर धूप जो होती है, सनलाइट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है भाई, कम होती है कंपेयर टू दिन के टाइम पे, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है उतना रेस्पिरेशन हो रहा होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, इधर समझाऊं, तो P = R में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के एक साइकिल से जो क्या बना है, O2 बना है, क्या बना है, आपका ऑक्सीजन बना है, उसको क्या कर लिया जाता है, रेस्पिरेशन जो है उस प्रोसेस में यूटिलाइज कर दिया जाता है। और एक रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो क्या रिलीज किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहाँ पे यूटिलाइज कर लिया जाता है, फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो टोटल एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, 0 है, और नेट प्रोडक्टिविटी भी क्या हुई, 0 हुई। कि भैया जितना ऑक्सीजन बनाया प्लांट ने उतना किसने, रेस्पिरेशन में यूटिलाइज कर लिया। रेस्पिरेशन से जितना CO2 का अमाउंट निकला उसमें उसको किसने यूटिलाइज कर लिया, फोटोसिंथेसिस ने यूज कर लिया। तो एक्स्ट्रा तो ना कुछ बना ना कुछ यूटिलाइज हुआ, जितना बना उतना का उतना, नील बटा सन्नाटा वाली बात हो गई कि जितना यूज करना था उतना ही बना है और जितना बनना था उतना ही यूज हुआ है। ये कब कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है किसके टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे। लेकिन दिन के टाइम पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट 10 गुना या फिर कभी कभी 20 गुना ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, रेस्पिरेशन के कंपेयर में, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताऊंगी जिससे आप समझोगे, ये आपको समझना पड़ेगा क्या, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। लाइट कंपनसेशन पॉइंट, लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, देखिए लाइट कंपनसेशन पॉइंट ये होता है जब क्या हो, P = R हो जाए, ठीक है। जिसमें क्या हो कि लाइट इंटेंसिटी एट विच P = R, फोटोसिंथेसिस का रेट जब R के इक्वल हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। ये कब होगा, ये देखिए कब होता है, इस पॉइंट पर क्या होता है, इस पॉइंट, ये होता कब है भाई, लाइट कंपनसेशन पॉइंट कब हम मिलेगा, जब हो रहा होगा मॉर्निंग का टाइम या फिर इवनिंग का टाइम, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या हुआ, 2 काम हो गए कि एक तो नेट फोटोसिंथेसिस जो था, नेट फोटोसिंथेसिस या
net primary productivity NPP, net primary productivity become 0. इज इक्वल टू क्या हुई, 0 हुई। क्यों 0 हुई? क्योंकि जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। एक सेकेंड, इसको छोटा कर लेते हैं भाई, वरना लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें। तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट पर क्या कि जब लाइट इंटेंसिटी में इतनी हो कि P इक्वल टू R हो जाए, फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के बराबर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। और इस पॉइंट पर क्या होता है कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ना कुछ बन रहा है ना कुछ यूटिलाइज हो रहा है। जितने ऑक्सीजन यूटिलाइज हुए हैं, जितने ऑक्सीजन बने उतने ही ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गए, जितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए उतने ही सेल के अंदर क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो गए, तो कुछ भी नहीं बचा लास्ट में। दूसरा पॉइंट देखो कि नेट गैसेस जो एक्सचेंज था, नेट गैसियस एक्सचेंज विद एटमॉस्फेयर बिकम 0 इज इक्वल टू 0। जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने रिलीज किया रेस्पिरेशन के टाइम, वो फोटोसिंथेसिस ने यूज कर लिया। जितना फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्लांट ने क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज किया, उसको किसने, रेस्पिरेशन ने यूज कर लिया। तो एटमॉस्फेयर को तो कुछ दिया ही नहीं। एटमॉस्फेयर में तो ना ऑक्सीजन गया ना कार्बन डाइऑक्साइड गया, तो इस तरह से क्या हो गया, आपका गैसेस का एक्सचेंज था वो भी 0 हो गया। तो यहाँ पर लाइट जो लिमिटिंग फैक्टर था, यानी कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता था, उसको हमने डिटेल में समझ लिया है कि लाइट वैसे तो रेयरली क्या होता है, लिमिटिंग होता है, लेकिन क्योंकि लाइट सैचुरेशन पॉइंट बहुत इजीली प्लांट्स को मिल जाता है। 10% लाइट पर क्या होता है, टोटल सनलाइट का अगर 10% भी प्लांट को मिल गया तो वो लाइट सैचुरेशन पॉइंट होता है उसका प्लांट का, ठीक है। तो वो इजीली मिल जाता है। कब नहीं मिलता है कि जब क्लाउडी डेज होंगे, डेंस फॉरेस्ट होगा, या फिर प्लांट जो है छाया में, शेड में ग्रोथ कर रहे होंगे, तब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो लाइट उस टाइम पे लिमिटिंग होती है। अदरवाइज जो है लाइट जो है बहुत रेयरली लिमिटिंग होती है। तो जब लाइट लिमिटिंग नहीं होगी तब क्या लिमिटिंग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग होगा, ठीक है। और लाइट सैचुरेशन के बाद भी अगर आप रेगुलर क्या कर रहे हो, प्लांट को हाई लाइट इंटेंसिटी दिए जा रहे हो, तो एक टाइम पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट होगा, न बढ़ेगा न ही घटेगा। लेकिन उसके बाद भी आप हाई लाइट इंटेंसिटी की लाइट दोगे तो क्या होगा, क्लोरोफिल ए जो है उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा या फिर सोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। यहां तक समझ में आएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो लिमिटिंग फैक्टर है, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है सेकंड पर, वो है आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। लाइट के बारे में तो क्या बोला कि रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक बोलती है कि ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। किसका, फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करने वाला। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड किसमें एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, वो 380 के अप्रोक्सीमेट 380 ppm के अप्रोक्सीमेट अवेलेबल है। C4 प्लांट्स को मैंने कल भी बताया था कि टोटल फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चाहिए, 360, और C3 प्लांट्स को चाहिए 450 ppm, ठीक है। एनसीईआरटी बोल रही है, इसलिए हम मान रहे हैं कि 380 ppm का एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होता है। देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन करंटली जो है वो पहुंच चुका है 450 ppm पे, ठीक है, 450 ppm पे। लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है 380 से 400 ppm तक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। इन फ्यूचर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, और कंसंट्रेशन बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 550 से 500 ppm कर दिया जाए, तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। किसके लिए बढ़ जाएगा, C3 प्लांट्स के लिए, क्योंकि आपके मेजर जो प्लांट्स अवेलेबल हैं अर्थ पर वो कौन से हैं, C3 प्लांट। तो हम तो जनरल, एक यूनिवर्सल जो बात है, जनरल बात है वो करेंगे। C4 प्लांट के लिए तो बात कर ही नहीं रहे हम, C3 प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि भैया उनके लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर है। किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को लगता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा ज्यादा चाहिए, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, तो पॉल्यूशन बढ़ाओ, पॉल्यूशन को इंक्रीज करो।
कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट तो बढ़ जाएगा। तो आपका जा क्या रहा है भाई, कैसे नहीं जा रहा है, तुम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के चक्कर में पॉल्यूशन बढ़ाते जाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो पानी पिघल के पूरी की पूरी ये जो धरती है, जितने भी ग्लेशियर पिघलेंगे, यानी कि सब कुछ पानी पानी हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। तब तुम फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा के किसको जिंदा रखोगे? जब तुम खुद ही नहीं बचोगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा के करने से क्या होगा? हम पढ़ रहे हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर हम क्रिएट कर देते हैं कि अगर बढ़ा दी जाए, तो बढ़ाना नहीं है भाई, जितना हो रहा है उतने से काम चल जाएगा, तुम पॉल्यूशन बढ़ाने पर नहीं, कंट्रोल करने पर ध्यान दो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या है कि आपकी एनसीईआरटी बोलती है मेजर लिमिटिंग फैक्टर, मेजर लिमिटिंग फैक्टर एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन हमें तो एनसीईआरटी ने बोला है तो हमें मानना ही पड़ेगा दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर एट एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो यही है, यानी कि देखा जाए तो एनसीईआरटी इस पे तंज कसना चाहती है, बोलना चाहती है कि भैया तेरी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता है, ज्यादा होता है, तू बड़ा अपने आप को, ठीक है। तो अगर मैं एटमॉस्फेयर में बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन की, तो एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन कितना है एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन भाई, कि ये है 0.03 से 0.04%, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो कि 300 से 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि अप्रोक्स 380 ppm। ये बोल रही है एनसीईआरटी कि इतना अवेलेबल है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब C3 प्लांट्स के लिए बात करती हूँ। अगर मैं बात करूँ किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट की, कि कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट क्या होगा जिस पर क्या हो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट हो जाए। भाई लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या था जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट हो, मैक्सिमम हो, तो वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट, कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा कंसंट्रेशन जिसपे क्या हो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो मेजर हो, मैक्सिमम हो जाए। तो ये किसके लिए, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करूं C4 प्लांट्स की, किसकी बात करूं, C4 प्लांट की, तो C4 प्लांट के लिए कितना चाहिए भाई, मिनिमम 0.036% से लेकर 0.036% या फिर 360 ppm, या फिर आप बोल सकते हो कितना, 360 म्यू लीटर पर लीटर, ठीक है, ठीक है। तो इतना क्या चाहिए, C4 प्लांट्स को चाहिए सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने के लिए। अब आप देख सकते हो 360 ppm में क्या होगा, C4 प्लांट्स अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इनको इतना ही चाहिए, और हम बोल रहे हैं एनवायरनमेंट में कितना प्रेजेंट है, 300 से 400। तो भैया जितना एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है उतना तो उससे तो कम चाहिए C4 प्लांट्स को, तो यानी कि इनको प्रॉपर्ली इनका सैचुरेशन पॉइंट मिल रहा है, इनका कार्बन डाइऑक्साइड जो सैचुरेशन पॉइंट है वो तो इनको इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं C3 प्लांट्स के बारे में, किसके बारे में, C3 प्लांट्स के बारे में। C3 प्लांट को कितना चाहिए भाई, इनको चाहिए बियॉन्ड, कम से भी कम, से ज्यादा 0.045% या फिर 450 ppm, या फिर आप बोल सकते हो कि 450 म्यू लीटर पर लीटर। क्या चाहिए इनको, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चाहिए, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अब बताओ कि इनको जितनी चाहिए उतनी तो एनवायरनमेंट में पहले से अवेलेबल है, उससे ज्यादा अवेलेबल है जितना C4 प्लांट को चाहिए। तो C4 प्लांट के लिए आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर। भाई C4 प्लांट को जितना चाहिए उससे तो ज्यादा अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, तो C4 प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अब बात करते हैं C3 प्लांट्स के लिए, तो C3 प्लांट को जितना चाहिए उससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है, उससे कम अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि C3 प्लांट के लिए एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लिमिटिंग फैक्टर।
किसके लिए? C3 प्लांट्स के लिए। अब देखो ऐसा नहीं है, 450 से भी पार पहुंच चुकी है। हमारे करंटली जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है उसमें 450 ppm से ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। किसकी वजह से? पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से। लेकिन एनसीईआरटी जो डाटा हमें बोल रही है कि इतना एटमॉस्फेयर में है, तो हम वही मान के चलेंगे। हम कार्बन डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते, पॉल्यूशन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि C3 प्लांट्स को सिर्फ फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए हमने ऐसा किया। तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। अब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, भविष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन पहुंच जाए कितना बेटा? ऑलमोस्ट 0.05% पर पहुंच जाए। 0.05% का मतलब है 500 ppm तक, या फिर मैं बोलूं 500 म्यू लीटर पर लीटर तक अगर क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन पहुंच जाए, तो C3 प्लांट्स के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा उनके लिए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का कंसंट्रेशन जो है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही है एनसीईआरटी। अगर हम ऐसा करें तो उससे क्या होगा कि जब C3 प्लांट्स, क्योंकि ज्यादातर प्लांट C3 है हमारे एनवायरमेंट में, हमारी अर्थ पर, तो कि C3 प्लांट का अगर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? हाई इल्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, जो इल्ड है, जो उसकी आपकी फसल है, वो क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा तो वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, आपके एनसीईआरटी का जो पहला पैरा है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, उसको देखो, वहां पर लास्ट में लिखा हुआ है, एक बात लिखी हुई है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है किसके अंदर? सेल के अंदर। तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक डेवलपमेंट करने का काम भी करती है कि भैया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा रही है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ाने के अलावा नुकसान भी करती है, यानी कि क्या होता है, वहां पर प्रॉब्लम भी है उससे। कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर बढ़ने से प्रॉब्लमेटिक भी है और प्रॉफिटेबल भी है। प्रॉब्लमेटिक कैसे है कि अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? वाटर के साथ में रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। जब कार्बोनिक एसिड प्लांट के अंदर ज्यादा बनने लग जाता है तो वहां पर क्या होता है कि जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है वो क्या करता है? अपना इफेक्ट छोड़ता है, यानी कि वो रिएक्ट करता है, वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो जो एनवायरमेंट है उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। तो क्या बोल सकते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका नंबर बढ़ाना ठीक है कि आप बोलना चाहते हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा दो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जब नंबर बढ़ जाएगा तो उसके क्या है? नुकसान भी है। प्लांट के अंदर भी नुकसान है, प्लांट भी रिएक्ट करता है। तो वहां पर लास्ट में आप लिख देना कि ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, क्या लिखोगे? ये लाइन लिखना वहां पर जहां पे वो फर्स्ट पैरा खत्म हो रहा है, वहां पर कि ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा which will reduce the rate of photosynthesis। ये कहां पे लिखना है आपको? पहला पैरा जो कार्बन डाइऑक्साइड का एनसीईआरटी की बुक खोलकर बैठे हो वहां पर लिखना है। क्यों लिखना है? कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर सेल के अंदर बढ़ गया तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। रीजन बता रही हूँ, कार्बोनिक एसिड बनेगा जिसकी वजह से एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और एब्सिसिक एसिड हार्मोन क्या करेगा? आपके स्ट्रोमेटा को बंद कर देगा। और जब स्ट्रोमेटा बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट सेल के अंदर, स्ट्रोमेटा के अंदर एंट्री नहीं कर पा रही हो। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री नहीं करेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा? कम होगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस के रेट को रिड्यूस करती है, यानी कि कम करती, गिराने का काम करती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपनसेशन पॉइंट के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन पॉइंट C4 और C3 प्लांट्स के लिए मैंने बता दिया। अब एक कंडीशन मैं आपको देती हूँ। क्या कंडीशन देती हूँ कि मान लो C3 प्लांट है, क्या है? C3 प्लांट है और C4 प्लांट है। एक कंडीशन ये है कि हम क्या कर रहे हैं? लो लाइट दे रहे हैं, लेकिन साथ में जो है हाई CO2 दे रहे हैं। लो लाइट और हाई CO2 का कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं प्लांट को, इस फॉर्म में हम कुछ दे रहे हैं। ठीक है,
देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि C3 C4 प्लांट है, दो कंडीशन दे रहे हैं। पहली कंडीशन में मैं क्या कर रही हूँ, C3 और C4 प्लांट को लाइट कम दे रही हूँ और क्या कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ज्यादा दे रही हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन में बोल रही हूँ कि दूसरी कंडीशन में मैं क्या करूंगी, हाई लाइट दूंगी, लाइट भी हाई दे रही हूँ, हाई लाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी मैं क्या कर रही हूँ, हाई दे रही हूँ, यानी कि हाई कार्बन डाइऑक्साइड। हाई कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि जितनी चाहिए, जैसे C4 प्लांट्स को 360 ppm चाहिए तो उतनी, और C3 प्लांट्स को कितनी चाहिए, 450 ppm चाहिए तो उतनी, और साथ में क्या कर रही हूँ, लाइट भी ज्यादा दे रही हूँ, ठीक है। तो जब लाइट कम दी जा रही है, भले ही कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर C3 प्लांट्स को जितना चाहिए कंसंट्रेशन उतना, और C4 प्लांट को जितना कंसंट्रेशन चाहिए उतना हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा, लाइट, अगर लाइट का अमाउंट आप कम दे रहे होंगे तो लाइट का अमाउंट कम देने की वजह से जब लाइट रिएक्शन ही नहीं होगी, लाइट की प्रेजेंस ज्यादा होगी तो लाइट रिएक्शन ढंग से होगी। लाइट रिएक्शन में लाइट की ही तो नीड होती है, जब लाइट ही कम दे रहे हो तो लाइट रिएक्शन नहीं हो रही है तो आगे का प्रोसेस तो चल ही नहीं सकता। तो यानी कि C3 और C4 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो खत्म, लेकिन जितनी लाइट चाहिए उतनी लाइट भी मिल रही है और हाई कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रहे हो आप, यानी कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चाहिए वो भी उन्हें मिल रहा है। तो C3 और C4 प्लांट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, CO2 कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, CO2 कंपनसेशन पॉइंट? CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मतलब है कि CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो इतना हो, CO2 कंसंट्रेशन एट विच P इक्वल टू क्या हो जाए, R हो जाए, कि फोटोसिंथेसिस का रेट जो है कितना हो जाए, रेस्पिरेशन के रेट के बराबर हो जाए। अब ये C4 प्लांट्स के लिए अलग होगा, C3 प्लांट्स के लिए अलग होगा। C3 प्लांट्स में क्या होगा, C3 प्लांट्स में ये तब पॉसिबल है जब कितना हो जाए, फोटोसिंथेसिस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना हो, 25 से 100 ppm हो, तब जाके क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के रेट के बराबर हो जाएगा। और C4 प्लांट्स में सैचुरेशन पॉइंट कब आएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पॉइंट की जो मैं बात कर रही हूँ वो कब होगा, कि जब C4 प्लांट्स जो हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना हो, 0 से 10 ppm के बराबर होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन P इक्वल टू R करने के लिए C3 प्लांट्स को कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चाहिए, 25 से 100 ppm, और C4 प्लांट्स को 0 से 10 ppm, ठीक है। आपके कार्बन डाइऑक्साइड का जो लास्ट पैराग्राफ है खत्म हो चुका है, वहां पर ये लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ठीक है, C3 प्लांट्स को ज्यादा चाहिए भाई, क्योंकि C3 प्लांट के जितनी एनवायरनमेंट में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नहीं है NCERT के बुक के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस में बेल पेपर का मतलब है शिमला मिर्च को और टमाटर को उगाया, जो क्या है एक तरह से C3 प्लांट है। यानी कि इनको जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट में क्या किया, मतलब ग्रो करवाया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज रहता है। आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ग्रीन हाउस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो वहां पर हम शिमला मिर्च को और किसको, टमाटर को उगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी हाई इल्ड यानी कि उनकी जो क्रॉप है वो क्या मिल रही है, हमें बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है, मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है और उनकी क्या कर रही है, फसल जो इल्ड जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। इस वजह से हम वहां पर क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, कि वो पॉइंट जो है वहां पर आपको बोलना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा इफेक्ट दे रही है, फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का फर्टिलाइजिंग इफेक्ट है, जिसमें क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट में हमने किसी C3 प्लांट को ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर ग्रो करवाया, तो उसकी क्या हुई, हमें हाई इल्ड प्रोडक्टिविटी मिली। समझ गए? तो इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। और दूसरा, जहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट कम कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्ट्रोमेटा। यहाँ पर हमारा जो है CO2 से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा लिमिटिंग फैक्टर था वो भी खत्म। तीसरा लिमिटिंग फैक्टर है हमारा, 3rd नंबर का लिमिटिंग फैक्टर है, जिसका नाम है टेम्परेचर। क्या है भाई, टेम्परेचर। आपको पता है कि जो C3 प्लांट्स होते हैं वो किस टेम्परेचर में, 20 से 25 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है
20 से 25 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उसमें C3 प्लांट्स क्या करते हैं, अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। C4 प्लांट जो है ज्यादा एनवायरमेंट मतलब ज्यादा उनको टेम्परेचर चाहिए, उनके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो क्या करते हैं, प्रॉपर्ली ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, इतना ही आपकी इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेम्परेचर को लेकर। वहां पर ट्रॉपिकल और टेम्पर्ड एरिया की बात की हुई है, तो आपको पता है कि टेम्पर्ड एरिया के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करने के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ट्रॉपिकल एरियाज में C3 प्लांट्स ग्रो करते हैं और टेम्पर्ड एरिया में C4 प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात हो रही है C3 और C4 के लिए, तो यही टेम्परेचर है। इससे कम या ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का रेट हाईएस्ट कब होगा, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल रहा हो किसको, C4 प्लांट्स को। C4 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। और C3 प्लांट्स के लिए कितना है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, C3 प्लांट्स के लिए ये होता है आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस पे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा वो हाईएस्ट होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, हाईएस्ट होगा। और इससे कम या ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? चलिए भाई, इतना ही बताया हुआ है टेम्परेचर के अंदर कि भैया C4 प्लांट्स जो है वो हाई टेम्परेचर में ग्रोथ करते हैं ड्राई टेम्पर्ड एरिया में, और आपके ये जो C3 प्लांट्स हैं ये ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है वो है किसके बारे में, लास्ट आपका फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट करता है वो है वाटर। अब मैं आपको बता दूं कि वाटर जो है वो कभी भी फोटोसिंथेसिस का रेट डायरेक्टली वे में अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर किसी भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो उसको मैक्सिमम कितना वाटर चाहिए, सिर्फ 1% ऑफ वाटर। और 1% फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर जो है हर एक प्लांट के पास में अवेलेबल होता है। अगर मैं बात करूं आपके घर में जो सूखे सीड रखे ना उसमें भी 10 से 15% वाटर है, यानी कि फोटोसिंथेसिस तो इजीली कर सकते हैं वो लोग। तो आप सोच रहे होंगे फिर प्लांट सूख क्यों जाता है, तो वो सूख इसलिए जाते हैं क्योंकि प्लांट की और भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं उसको करने के लिए प्रॉपर वहां पर पानी अवेलेबल नहीं होता है जितना उनको चाहिए होता है, इसलिए प्लांट सूख जाते हैं। यानी कि वाटर जो है डायरेक्टली कभी भी फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट नहीं करता है। 1% वाटर भी अगर किसी प्लांट में अवेलेबल है तो वो फोटोसिंथेसिस इजीली कर सकता है। तो फिर वाटर को फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को उसमें क्यों दिया हुआ है, वाटर क्या करता है, इनडायरेक्टली वे में प्लांट को अफेक्ट करता है। क्या बोला मैंने कि डायरेक्टली वे में फोटोसिंथेसिस के रेट को वाटर कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। ये पहले क्या करेगा, वाटर अफेक्ट करेगा आपके प्लांट को, और जब प्लांट अफेक्ट होगा, प्लांट का कोई भी पार्ट अफेक्ट होगा तो उसकी वजह से आपका क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो अफेक्ट होगा। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे होगा कि जैसे वाटर बहुत ज्यादा हो गया इस प्लांट सेल के अंदर, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके प्लांट को पानी की जरूरत नहीं है, पानी की अमाउंट जो है वो कंप्लीटली अवेलेबल है, तो स्ट्रोमेटा बंद हो जाएंगे। जब स्ट्रोमेटा बंद हो जाएंगे, प्लांट के स्ट्रोमेटा बंद हो गए मान लो, तो बाहर से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी वो अंदर एंटर नहीं हो पाई, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो गया तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा, पहली चीज। दूसरा, विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि आपकी पत्तियां जो हैं वो मुरझा जाएं, सिकुड़ जाएं, टेढ़ी पड़ जाएं, तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया जो था, भाई पानी की कमी से, पानी को बचाने के लिए पानी की कमी से आपकी पत्तियां घूम सकती हैं, मुड़ सकती हैं, विल्टिंग हो सकती है लीफ, तो पानी को बचाने के लिए ऐसा उन्होंने किया है। तो क्या होगा, जब प्लांट की पत्तियां जो है, आपकी जो पत्ती जो है, प्लांट की क्या है, पत्ती जो है वो मुरझा गई या फिर वो क्या हुई, सिकुड़ गई। जब पत्ती सिकुड़ जाती है तो उसका सरफेस एरिया जो था फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो क्या हुआ, कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम हो गया तो जो लाइट थी वो क्या हुई, इसके ऊपर कम इंटेंस हुई। जब लाइट कम गिरी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो लाइट रिएक्शन थी वो कम चली। तो इस तरह से डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली तो वापस से वाटर ने क्या किया, रेट का, फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर दिया। इसके अलावा आपकी प्लांट सेल के अंदर काफी सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में,
वाटर की प्रेजेंस में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। बहुत सारी जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, वो किसकी वजह से चलती है, पानी की वजह से चल पाती है। अगर पानी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम प्रेजेंट हो तो क्या होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो ठीक से नहीं चलेंगी, और जब एंजाइम्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा भैया, फोटोसिंथेसिस का रेट ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली चल जाता है। फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की नीड होती है। जब एंजाइम ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से भी फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा। यानी कि ये जो है वाटर वो डायरेक्टली वे में फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट नहीं करता है, बट इनडायरेक्ट वे में फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। तो इसके क्या है, वाटर के जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट है। क्या बच्चा, इनडायरेक्ट इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट कौन कौन सा है, जैसे कि पहला, क्लोजर ऑफ स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा बंद हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, विच रिड्यूस द अवेबिलिटी ऑफ CO2। CO2 जब स्ट्रोमेटा बंद हो जाएंगे वाटर की वजह से, ठीक है, वाटर के बहुत ज्यादा होने की वजह से नहीं होता है ऐसा, जनरली कम जब पानी हो जाता है तो पानी को बचाने के चक्कर में स्ट्रोमेटा बंद हो रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट से हमें CO2 चाहिए थी, वो उसकी अवेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इस तरह से इनडायरेक्ट वे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो अफेक्ट होता है। दूसरा रीजन क्या है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स। जब लीफ विल्ट हो जाती है तो क्या होता है, दैट रिड्यूस द सरफेस एरिया, रिड्यूस हो जाता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट रिड्यूस द सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड लास्ट जो रीजन है वो क्या है, रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ड्यू टू एंजाइम इनएक्टिवेशन। इस तरह से वाटर जो है वो डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, बट इनडायरेक्ट वे में फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। ये खत्म हो गए आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। जितने भी फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते थे उनको हमने वन बाय वन अच्छे से समझा है। होपफुली आपको ये सारा का सारा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तब तक के लिए फोटोसिंथेसिस में जो साइकिल्स हमने बहुत प्यारे तरीके से पढ़ी, अच्छे से समझते हुए चलिए। आपको कंप्लीट करनी है, अपने नोट्स कंप्लीट करने और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए।